अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप? एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 3.2। लेकिन ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब उन्होंने चूँकि सिलेबस बड़ा शार्ट कर दिया है, तो अब हम जो है ना थ्योरी सारी की सारी जो है ना एक-एक स्टेप करेंगे न्यू सिलेबस के हवाले से। अब ये जो स्मार्ट सिलेबस बना है, क्योंकि अब उन्होंने डेफिनेशन तो ज़्यादा पहले भी आती थी, लेकिन अब इसकी कोई हमने चीज़ नहीं छोड़नी क्योंकि उन्होंने सिलेबस बड़ा शार्ट कर दिया है। तो पहले इसकी थ्योरी को समझते हैं ताकि हमारी जो एक्सरसाइज है वो ईज़ी हो जाए। तो वैसे भी थ्योरी करनी चाहिए, एक-एक स्टेप करना चाहिए। सिलेबस चाहे स्मार्ट हो, चाहे लॉन्ग हो, उसकी वजह क्या है कि एक्सरसाइज समझने का मज़ा ही तब आता है या एक्सरसाइज सही आएगी तभी जब आपको उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो जो एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम समझेंगे ताकि हमारे लिए एक्सरसाइज को समझना आसान हो जाए। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल नहीं है। इंटरसेक्शन है, यूनियन है, वेन डायग्राम, ये सारा काम आपने पिछली क्लासों में किया हुआ है, तो इसको समझते हैं। तो स्टार्ट होता है जी ऑपरेशंस ऑन सेट। पहला है जी यूनियन ऑफ टू सेट्स कि यूनियन से क्या मुराद है। छोटी क्लासों में भी आपने पढ़ा हुआ होगा कि दो सेट आपको दिए जाते हैं या तीन दिए जाते हैं, तो कहते हैं जी इनका यूनियन फाइंड करो। तो यूनियन जैसा कि आपको वर्ड से ही मालूम हो रहा होगा, यूनियन का क्या मतलब होता है? मुत्तहिद होना, इकट्ठा होना। तो अपने वर्ड से ही अपनी पहचान बता रहा है यूनियन कि यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। यानी कि दो सेट दिए हैं या तीन दिए हुए हैं, तो कहता है कि ये इनका यूनियन फाइंड करो, तो हम तीनों सेट्स के क्या करेंगे, एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेंगे एक जगह, तो वो उनका क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। एग्जाम्पल आपको सिंपल देने लगा हूँ। दो सेट हैं, फर्ज करें ए और बी। तो ये बुक से भी आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो फर्ज करें एक सेट है आपका ये वाला और बी सेट है जी आपका 4 और 5। तो कहता है जी इनका यूनियन फाइंड करो। तो क्या करेंगे, 1 2 3 यूनियन, यानी कि ए की जगह ए सेट पुट कर दिया, यूनियन वैसे ही, और बी की जगह हम बी सेट जो है ना लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यूनियन का मतलब है ये सारे के सारे आपने लिख देने। तो ये आ जाएगा आपका दो सेटों का यूनियन। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। कोई भी दो सेट या तीन सेट दिए हो तो कहे जिनका आपने यूनियन फाइंड करना है, तो आप इस तरह लिख के पहला सेट यूनियन दूसरा सेट, तो सारे एलिमेंट्स जो है ना एक सेट में इकट्ठे कर दो, तो उनका क्या बन जाएगा, यूनियन। अगर किसी सेट में फर्ज करें दो सेट हैं और एक एलिमेंट रिपीट हो गया, फर्ज करें ये 1 2 3 है, यहाँ हो जाता है 3 4 5, 3 दो दफ़ा आ जाता है, एक इधर एक इधर, तो फिर आपने एक दफ़ा ही लिखना था, दो दफ़ा नहीं। उसकी वजह क्या है, सेट की आपने डेफिनेशन पढ़ी कि सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। यानी कि जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको वेल डिफाइंड होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होना चाहिए। और अगर दो दफ़ा रिपीट हो जाता है तो एक इधर 3 आया इधर भी आ जाता है, तो यहाँ भी अगर हम दो दफ़ा लिख देंगे तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे, एक दूसरे से मुख्तलिफ नहीं रहेंगे, सेम हो जाएंगे। और अगर सेम हो जाएंगे तो वो सेट नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर दो दफ़ा कोई एलिमेंट रिपीट हो जाता है तो हम यूनियन में एक दफ़ा ही लिखेंगे ताकि हमारा ये सेट रहे, ठीक है ना। तो ये आपका यूनियन था। अब दूसरा ऑपरेशन है इसका, इंटरसेक्शन। अब बुक में उसने बताया है कि दो सेटों का यूनियन है, उसे ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इस तरह यहाँ सी और डी है तो सी यूनियन डी हो जाएगा, एल और एम है तो एल यूनियन एम हो जाएगा। यानी कि कोई भी दो सेट हैं तो उनके दरमियान हम यूनियन का साइन दे देंगे तो वो इस तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी तरह इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, हम फर्ज कर लेते हैं ये सी और डी हमारे पास, यही हम फर्ज कर लेते हैं 1 2 बी सेट है हमारे पास। अब यहाँ देखें, ये ए सी सेट है, ये डी सेट है, तो सी इंटरसेक्शन डी, ये इंटरसेक्शन का साइन है। ये दो सेट है सी और डी, सी की जगह सी सेट, डी की जगह डी सेट, इंटरसेक्शन दरमियान में आ गया। अब यहाँ देखें, ये और एलिमेंट है, ये कोई और है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, तो ये एम्प्टी आ जाएगा। एम्प्टी के लिए दो आपके पास ऑप्शन है, इस तरह एम्प्टी लिख लें या इस तरह, दोनों सेम है, ठीक है ना। ये या ये, तो दो तरीके होते हैं नल सेट को रिप्रेजेंट करने के, इस तरह कर लें या इस तरह कर लें, तो वो आपके पास चॉइस है, ठीक है। तो अगर इनमें कोई इंटरसेक्शन का मतलब है वो एलिमेंट आपने लिखने हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हों, जो कॉमन हो, मुश्तरिक हों, ठीक है। अब यहाँ देखें कोई भी नहीं है कॉमन, ये और हैं ये और हैं। अगर फर्ज करें यहाँ
3 है, यहाँ भी 3 आ जाता, यहाँ 2 है, यहाँ आ जाता 1, कोई इनमें सेम हो जाते दोनों में, तो वो हमने यहाँ लिख देने थे। तो इंटरसेक्शन का मतलब है कि 2 सेट दिए हों, तो उनमें से जो कॉमन है, यानी कि वो एलिमेंट जो दोनों में मौजूद है, वो आपने जो आपका रिज़ल्ट है, आंसर है, उस सेट में आपने वो एलिमेंट लिख लेने हैं। और अगर कुछ भी नहीं कॉमन दोनों में, कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो फिर आपने एम्प्टी लिख देना कि इनमें कुछ भी नहीं कॉमन, कोई एक जैसा नहीं है दोनों में। तो ये हो गया इंटरसेक्शन। उसके बाद इंटरसेक्शन के लिए ये चीज़ है, यानी कि ए और बी है तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, सी और डी दो सेट है तो सी इंटरसेक्शन डी इंटरसेक्ट इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आ गया जी गैर मुश्तरक सेट या डिसजॉइंट सेट्स। अब डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं वो भी देख लें ज़रा। तो डिसजॉइंट सेट से मुराद ये है कि जिस तरह अभी ये मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये हमारे पास कोई दो सेट है, तो ऐसे दो सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी कि ये पहला सेट इसके एलिमेंट कोई और हों, जो दूसरा सेट है उसके एलिमेंट कोई और हों, तो इस तरह के जो सेट होते हैं उनको कहते हैं डिसजॉइंट सेट, जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो। तो पेयर ऑफ सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ऐसे सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उनको हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। फॉर एग्जांपल ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, तो इनको हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट्स। ये भी एग्जांपल डिसजॉइंट सेट्स की है, ठीक है। तो ये आपके हो गए डिसजॉइंट सेट्स। उसके बाद तो ओवरलैपिंग सेट्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे सेट जिनमें जिनका इंटरसेक्शन लिया जाए और आंसर एम्प्टी ना आए, यानी कि उनमें कुछ ना कुछ दो सेटों में कॉमन हो, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट्स। इफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज नॉट एम्प्टी सेट देन दीज सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स, यानी कि एम्प्टी ना आए आंसर इनका इंटरसेक्शन में, कुछ ना कुछ कॉमन आए। फॉर एग्जांपल ये ए सेट है, ये बी सेट है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए सेट इंटरसेक्शन ये बी सेट है। तो अब देखें इंटरसेक्शन में 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आंसर में ए इंटरसेक्शन बी के आंसर में क्या आ गया, 3, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद हों, तो ये आ गया 3। इसका मतलब है ए एक एलिमेंट इसमें कॉमन है, जब एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, कम से कम एक एलिमेंट। इसके अलावा अगर 2 कॉमन आ जाते हैं, 3 कॉमन आ जाते हैं, तो कोई मसला नहीं, लेकिन कम से कम एक जिसमें कॉमन आ जाए, तो वो ऐसे सेट्स क्या होते हैं, ओवरलैपिंग। तो ये आपने पहचान रखनी है, ये सारी चीज़ें आगे हमारे काम आनी है, तो बड़े ध्यान से समझिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं। तो यूनियन ऑफ टू सेट्स का आपको पता चल गया कि यूनियन क्या है, जिसमें सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, जिसमें हम आंसर में क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं दोनों सेटों में एलिमेंट, वो हम आंसर में लिख देते हैं। उसके बाद हमने डिसजॉइंट पढ़ा। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सेपरेट हो एक दूसरे से। तो डिसजॉइंट का मतलब ही ये है कि जिनका तल्ला कोई ना हो। जॉइंट का मतलब होता है जोड़, तल्लक, वास्ता। डिसजॉइंट का क्या मतलब होता है, कोई तल्लक कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो अपने नाम से ही अपने आप की अपनी पहचान बता रहे हैं ये वर्ड्स। तो डिसजॉइंट मतलब कोई नाता नहीं इनका आपस में, कोई तल्लक नहीं, कोई वास्ता नहीं है, तो यानी कि बिल्कुल अलग-अलग एलिमेंट है दोनों सेटों के। ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, यानी कि जिनमें कुछ कॉमन आ जाए वो आपके क्या हो जाएंगे, ओवरलैपिंग। तो ये थे आपके ऑपरेशंस। तो कुछ और अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का क्या मतलब है, फर्ज करें दो सेट हैं ए और बी, और उनके डिफरेंस को ए माइनस बी या बी माइनस ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ए माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जाए तो इसका मतलब है कि बी के आपने माइनस कर देने, ए वाले सारे लिख देने हैं, तो इस डिफरेंस को कहते हैं ए माइनस बी। बी माइनस ए की बात करेंगे तो इसका मतलब है ए वाले सारे माइनस कर देने, यानी कि बी माइनस ए, यानी कि बी में से, बी सेट में से ए वाले सारे माइनस कर दो एलिमेंट, तो वो आपका बन जाएगा बी माइनस ए। तो इसको ए माइनस बी या बी माइनस ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखें, ये देखें ए सेट है, ये कोई बी सेट मैंने लिखा है, तो ए माइनस बी का मतलब है कि ए सेट माइनस बी सेट, यानी कि बी सेट के एलिमेंट्स को निकाल दो, 4 और 5। ये 4 और 5 है, ये हमने निकाल दिए ए सेट में से, पीछे बच के 2 और 3, तो ये आपका डिफरेंस आ गया ए माइनस बी। तो ये था जी डिफरेंस, यानी कि एक सेट में से दूसरा किस तरह माइनस करते हैं। तो सिंपल सेट माइनस करने का मतलब है कि जिसको माइनस करना है उस सेट के एलिमेंट आपने आंसर में नहीं लिखने, उन एलिमेंट्स को आपने माइनस कर देना, पीछे जो बचेंगे वो आप लिख दो। तो ये आपका डिफरेंस था, ठीक है। उसके बाद तो जनाब ये कम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट है, इसको ए
ये इसको डैश पढ़ लें, ए सी फॉर कम्प्लीमेंट, इस तरह आप रिप्रेजेंट कर लें या इस तरह। ए नहीं ज़रूरी, कहीं सी सेट दिया हो सकता है, कहीं डी, कहीं एल, कहीं एम। अब जिसका कम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना होता है, असल में आप क्या करते हैं, उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। अब यूनिवर्सल सेट क्या है? ये कोई भी सेट दिए होंगे उनके लिहाज से होता है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपको कोई ए और बी सेट फ़र्ज़ करें दिए हैं। अब यहाँ मैं ए सेट लिखता हूँ कोई। अब ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। ए कम्प्लीमेंट मैंने फाइंड करना है, यानी कि इसका मैंने ए का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ये यूनिवर्सल सेट मैंने लिखा है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? इस क्वेश्चन के लिहाज से इसके सारे सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, यानी कि ये इसका सबसेट है, ये इसका क्या है? सुपरसेट। यानी कि कोई भी आपको प्रॉब्लम दी गई होगी, ठीक है? उस प्रॉब्लम के लिहाज से यूनिवर्सल सेट आपको दिया गया होगा। यानी कि फ़र्ज़ करें ए और बी आपको 2 सेट दिए गए हैं, तो उनका जो यूनिवर्सल सेट होगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स उस यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। यानी ए और बी क्या होंगे? उसके सबसेट होंगे, यानी कि उस सेट का एक हिस्सा होंगे। जबकि यूनिवर्सल सेट क्या होगा? उनका सुपरसेट होगा। या सी और डी को सेट दिए गए हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स आपको दिए गए हैं, वो उस यूनिवर्सल का सेट का क्या होंगे? सबसेट होंगे। जबकि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो क्या होता है? सुपरसेट। यानी कि जो दिए हुए सेट होते हैं उनके सारे एलिमेंट्स कंटेन करता है यूनिवर्सल। जिस तरह ये ज़मीन है, ठीक है, ये सियारा है, और भी बड़े सियारे हैं, सितारे हैं, ठीक है ना। तो यूनिवर्स, कायनात, ये सारे उसका क्या है? एक हिस्सा है, ठीक है ना। तो इसमें यानी कि ये ज़मीन है, या सूरज है, या चाँद है, ये सितारे हैं, ये सारे क्या हैं? सबसेट हैं। जबकि जो पूरी यूनिवर्स है वो क्या है? सुपरसेट है, ठीक है ना। ये बाकी जितनी भी चीज़ें हैं ये क्या है? इस यूनिवर्स का क्या है? एक हिस्सा है। इसी तरह जो भी क्वेश्चन के लिहाज से सेट दिए गए होंगे, 2 या 3, वो क्या होंगे? सबसेट होंगे, और जो यूनिवर्सल सेट है वो बड़ा सेट होगा, उसका वो एक हिस्सा होंगे, और वो इनका क्या होगा? एक सुपरसेट होगा। तो ये जिस तरह मैंने ए सेट लिखा है, इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं। ये क्या है? इसका सुपरसेट है, और ये इसका क्या है? सबसेट है। हम कम्प्लीमेंट फाइंड किस तरह करते हैं? जिसका आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना हो, उस सेट को, जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, जिसका फाइंड करना हो उसको यूनिवर्सल सेट में से क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा है, माइनस ये सेट लिखा है ए का, क्योंकि हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अगर यहाँ फर्ज करें बी दिया होता कोई सेट, 4 और 5 उसके एलिमेंट होते, उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता, तो यहाँ मैंने वो लिख देना था। तो इन एलिमेंट्स को क्या करना है? माइनस, यानी कि जिसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उस सेट के एलिमेंट्स को हमने क्या करना है? यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना। अब ए के ये एलिमेंट है, ये माइनस कर देंगे, तो पीछे क्या बचेगा? 4 और 5। तो इस तरह आपने कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो उम्मीद है आपको इसकी भी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम क्या है? किस बला का नाम है वो भी देख लें, ठीक है। ये भी बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। किसी चीज़ को अगर आप टफ समझेंगे, मुश्किल समझेंगे, वो मुश्किल होगी नहीं, लेकिन आपको लगेगी, इसलिए मुश्किल ही होगी वो। तो कोई भी जब आपके सामने टॉपिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो पहले नंबर पर आप उसको बिल्कुल ईज़ी समझें, तो वो ईज़ी नहीं भी होगी तो ईज़ी हो जाएगी। तो ये उसने कोई शक्ल दी हुई है, तो ये उसने ए कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ये ए सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। ये उसने शेड किया हुआ है। क्या किया हुआ है? शेड ए सेट को। यहाँ उसने ए कम्प्लीमेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ए के अलावा जितने भी बचेंगे यूनिवर्सल सेट में, उसको ए कम्प्लीमेंट ही बोलेंगे ना। अभी आपने पढ़ा कि कम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, कि कोई सेट दिया हुआ है, उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो, तो क्या बन जाएगा? कम्प्लीमेंट। तो ये ए सेट है, अगर इसको यूनिवर्सल सेट में से, बड़े सेट में से माइनस करूँगा, तो पीछे जो एलिमेंट्स बच जाएंगे वो ए कम्प्लीमेंट होगा। इसलिए यहाँ उसने ए कम्प्लीमेंट लिखा है, ये ए सेट लिखा है। अब इससे पहले मैं आपको वेन डायग्राम से बताता हूँ, जो आपने पढ़े डिसजॉइंट सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है, और सबसेट। इनके बारे में मैं आपको थोड़ी पहचान करवाता हूँ, आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो पहले इनकी वेन डायग्राम्स बनाते हैं। फर्ज करें डिसजॉइंट सेट्स की बात करते हैं। दोबारा मैं लिखने लगा हूँ 1 2 3 बी 4 5। अब ये क्या है? डिसजॉइंट, यानी कि इनका कोई एलिमेंट आपस में दोनों सेटों का कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट है, इनका कोई तल्लुक, कोई वास्ता आपस में नहीं है। तो ये मेरा आ गया यूनिवर्सल सेट। इसके अंदर मैं बनाऊंगा ए सेट, ये बी सेट। तो डिसजॉइंट का मतलब है एक ये सेट है, एक ये सेट है, दोनों का आपस में कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, ये दोनों क्या है? अलग अलग है, ठीक है।
यानी कि सेपरेट हैं, आपस में इनका कोई कनेक्शन नहीं। तो डिसजॉइंट सेट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। डिसजॉइंट सेट यानी कि आपस में इनका कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, एक के अलग हैं, दूसरे के अलग हैं, तो ये इसलिए अलग-अलग ही शो होंगे, क्योंकि हैं ही अलग तो शो भी अलग होंगे। ओवरलैपिंग। अब यहाँ देखें, ये सी सेट है, ये डी सेट है। अब इनको कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। ये आपने पीछे पढ़ा अभी, ठीक है, थ्योरी में, कि वो सेट्स जिनमें कम से कम एक एलिमेंट कॉमन हो या एक से ज़्यादा कॉमन हो जाएं दोनों सेटों में, तो वो होते हैं ओवरलैपिंग। अब यहाँ देखें 3 और 4 इसमें भी है, इसमें भी है। वो जो एग्जांपल आपको दी थी उधर एक एलिमेंट कॉमन था, तो मैंने आपको बोला एटलीस्ट 1 कॉमन हो तो वो ओवरलैपिंग होंगे। तो यहाँ 2 कॉमन है, ठीक है, तो ये क्या है ओवरलैपिंग। रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं वेन डायग्राम से, इस तरह। ये यूनिवर्सल सेट है जो बड़ा बॉक्स है, इसके अंदर ये 2 सेट मैंने ड्रा किए। अब कैसे रिप्रेजेंट करना है, पहले नंबर पर जो इनमें कॉमन है, यानी कि जो दोनों में क्या है कॉमन है, वो यहाँ लिखेंगे। यानी कि इस तरह मैंने डायग्राम बनाई है, ठीक है। तो ये जो दोनों का, ये क्या है दोनों का कॉमन हिस्सा, यानी कि ये जो हिस्सा है ये इस सेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इस सेट के एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ये दोनों में क्या है कॉमन स्पेस है। तो कॉमन स्पेस में कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, वो एलिमेंट लिखेंगे जो दोनों में मौजूद है। 3 और 4 ध्यान से देखें। पहले मैंने क्या किया, जो दोनों में कॉमन है वो कॉमन हिस्से में लिख लिए, पीछे जो इसके बचे हैं सी के, वो सी वाले हिस्से में लिख लिए, जो डी के बाकी बचे हैं वो मैंने डी वाले सेट में लिख लिए। इतना सा काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। वैन डायग्राम से अक्सर बच्चे जो है ना घबराते हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, आपने बिल्कुल ईजी लेना है। यानी कि ये मैंने 2 सेट ड्रा किए, तो जो इनकी कॉमन स्पेस बनेगी, कॉमन ये कब ड्रा करने हैं, जब दोनों में कोई कॉमन होगा एलिमेंट, तो इस तरह आपने ओवरलैप एक दूसरे के ऊपर इनको चढ़ा देना है। तो ये वो जगह बनेगी जहाँ दोनों दोनों की कॉमन स्पेस होगी। तो कॉमन स्पेस में कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, बाकी जो इसके सेट के एलिमेंट बचेंगे इसमें लिख देंगे, जो इस सेट के एलिमेंट बाकी बचेंगे इसमें लिख देंगे। डिसजॉइंट आपस में कोई तलक वास्ता नहीं, अलग-अलग बनाने हैं दोनों। ओवरलैपिंग जिनमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो, तो इस तरह। अब एक तीसरी वेन डायग्राम आ गई, वो बनाते हैं। तीसरी डायग्राम बनाने से पहले यहाँ अगर आपको कोई पूछ लेता है कि सी इंटरसेक्शन डी को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट होते हैं जो दोनों में कॉमन हो, तो ये वाला जो कॉमन हिस्सा है ये आपने इसको शेड कर देना, कलर कर देना। अगर सी यूनियन डी की कोई बात करें, तो फिर आपने इसको भी सारे को फिल कर देना, यानी कि ये सारे का सारा, ये भी और दरमियान में ये भी, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ बात करें यूनियन की बात करेंगे, तो ये भी शेड हो जाएगा, ये भी शेड हो जाएगा। इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो कुछ भी शेड नहीं होगा, क्योंकि कुछ भी इसमें कॉमन नहीं है। ठीक हो गया जी। एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब है कुछ भी शेड नहीं करना, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इंटरसेक्शन यूनियन का भी आपको वेन डायग्राम से पता चल गया। अब एक वेन डायग्राम की रहती है शक्ल, वो मैं बनाता हूँ। तो ये देखें, ये मैंने वेन डायग्राम ड्रा की है कि जब क्या हो, एक सेट जो है दूसरे का सबसेट हो। सबसेट आपने पीछे पढ़ा 2 तरह का होता है, एक प्रॉपर सबसेट, एक इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं, लेकिन इसके सारे इसमें मौजूद नहीं है। इम्प्रॉपर क्या होता है, इसके सारे इसमें, इसके सारे इसमें, दोनों सेम हो। तो बुक पे इस तरह दिया हुआ है, इसलिए कुछ टीचर्स भी क्या करते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बुक पे दिया हुआ है तो बस ठीक है। नहीं, ये गलत है, बुक पे ये चीज़ है, क्योंकि ये ए इसका क्या है प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर नहीं है। तो ए सब सेट है बी का प्रॉपर सबसेट। वैसे तो हम कह दें कि ये बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, क्लियर। लेकिन जब बात करेंगे कि कौन सी टाइप है, तो प्रॉपर, तो प्रॉपर के लिए ये साइन होता है, ये नहीं होता, ये इम्प्रॉपर के लिए होता है। तो ये ए बी का क्या है प्रॉपर, यानी कि ए बी का हिस्सा है। तो जब इस तरह की बात हो, तो वेन डायग्राम इस तरह बनाते हैं, बी बना के सेट, ए उसके अंदर ड्रा करते हैं। इसका मतलब है कि ए वाला जो सेट है इस बड़े सेट का हिस्सा है, इसके अंदर इसको ड्रा करेंगे। तो इस तरह हमने रिप्रेजेंट करना है। दूसरी बुक ने बोला है कि बी ए का, तो बी भी
जो डायग्राम है उसके हवाले से ये है। अगर बी ए का सबसेट हो, यानी कि बी के सारे एलिमेंट अगर ए कंटेन करे, यानी बी छोटा ए बड़ा, तो फिर क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट। अब बड़ा सेट कौन सा है, ए वाला, ए ड्रा करेंगे, बी ड्रा करेंगे। व्हेन बी जो है सबसेट है ए का, यानी कि इसकी अगर बात करें तो इसकी मिसाल यूँ ले लेते हैं कि ए जो है 1 2 3 4 5 है, बी जो है 1 2, यानी कि अगर ये चीज़ होगी तो ये चीज़ बनेगी, यानी कि ए अब बड़ा सेट है, सुपर सेट है, बी जो है ये इसका प्रॉपर सबसेट है, तो फिर ये डायग्राम बनेगी। तो ये सिंबल आपने बड़े ध्यान से ज़हन में रखने हैं, आपने भूलने नहीं है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो समझ के करनी चाहिए बात, जो हो गलत है ये ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा है, इम्प्रॉपर की बात यहाँ नहीं हो रही। तो ये थी जी वेन डायग्राम। अब इसमें बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें, तो अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो जो बी वाले एलिमेंट आएंगे ना, ये इसमें भी आए, इसमें भी आए, तो हम क्या करना है, छोटे सेट को शेड कर देना। छोटा सेट आंसर आएगा ना इंटरसेक्शन में, आप याद रखें, जब एक दूसरे के सब सेट हो, यानी कि ये इसका क्या है, सबसेट, तो यानी कि ये बड़ा सेट है, ये छोटा है, इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। तो जब कॉमन की बात करेंगे इंटरसेक्शन की, तो ये सारे का सारा सेट आंसर आ जाएगा, यानी कि इसको शेड करना है। यूनियन का आपको पता है, यूनियन की ए यूनियन बी की बात करेंगे तो ये दोनों शेड हो जाएंगे, दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये थी सिंपल सी बातें, ठीक है, वेन डायग्राम के हवाले से। वेन डायग्राम की अब पहले तो यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, मैंने आपको बड़ी तफसील से पढ़ाई थी, लेकिन वहाँ जो हमारे ऑपरेशंस थे, ठीक है, वो क्या थे, नंबर्स पर, रैशनल नंबर्स की हम बात वहाँ कर रहे थे। तो वहाँ हमने कुछ इस तरह काम किया था, 2 + 3 = 3 + 2। तो हमने कहा था ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि अगर हम, तो इस तरह की हमने प्रॉपर्टी उधर नंबर ऑपरेशंस पे हमने बात की थी प्रॉपर्टीज़ की। ये वही हैं सारी, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, ठीक है, तो वही है सारी। बस बात क्या हुई है कि अब वहाँ प्लस मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थे, यहाँ क्या आ गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन। तो जहाँ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ इंटरसेक्शन और यूनियन आ गया, यानी कि दोनों नंबर सेम होते थे, बस उनकी अरेंजमेंट उलट कर देते थे। यहाँ भी वही काम है, ए और बी सेट है, यहाँ ए और बी सेट ये तरतीब है, वहाँ बी और ए हो गया। इसी तरह यूनियन में, यानी कि काम वही है, बस हमने क्या किया है कि नंबर्स की जगह सेट आ गए हैं, और प्लस और मल्टीप्लिकेशन की जगह इंटरसेक्शन और यूनियन ने ले लिया। काम सारे का सारा वही है। अगर वो आपने प्रॉपर्टीज़ 1.1 वाली रैशनल नंबर्स की जो है अच्छे से उनको तैयार किया हुआ है, लेक्चर लिया आपने और आपकी अच्छे से वो तैयार है, तो ये तो कुछ भी नहीं, फिर ये वही चीज़ है। इसी तरह ये कम्यूटेटिव है, तो और एसोसिएटिव जो है, तो ये देखें वही चीज़ें हैं, यानी कि जहाँ प्लस आता है वहाँ यूनियन ने ले लिया, नंबर्स की जगह सेट ने ले दी, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इंटरसेक्शन है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो भी आप ये पेज नंबर 45 पे देखिएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें हैं, हमने इनको क्वेश्चंस में, मेरा ख्याल है क्वेश्चन में हमने इनको वेरीफाई करना है, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डी मॉर्गन्स लॉ, इम्पॉर्टेंट है। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। याद रखने का क्या इसका तरीकाकार है, ए यूनियन बी, ठीक है, होल कंप्लीमेंट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट अलग, बी कंप्लीमेंट अलग, और यूनियन की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट हो, तो ये भी ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट, तो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन। यहाँ होल हो तो यहाँ अलग-अलग हो के, तो दरमियान वाला जो ऑपरेशन है वो चेंज हो जाएगा, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। तो इनकी वेरिफिकेशन भी मेरा ख्याल आगे करनी है, यानी कि 2 सेट हमें दिए होंगे और बी और एक यूनिवर्सल सेट दिया होगा, तो हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो उसका कंप्लीमेंट आ जाएगा। फिर यहाँ राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, ए कंप्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस करेंगे, फिर यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस करेंगे, बी कंप्लीमेंट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे,
दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर वही बनेगा जो लेफ्ट हैंड साइड का है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर देंगे अपने काम की। इनको ऐसे हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो ये हमने कुछ थ्योरी की है, कुछ थोड़ा सा पार्ट हमारा रह गया है, कोई एक आध एग्जाम्पल साथ करेंगे, जो भी है कोई चीज़ हमने स्किप नहीं करनी है अब। तो बाकी जो रह गई है थ्योरी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, साथ जो एग्जाम्पल है वो भी करेंगे, और इंशाल्लाह हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को भी टच करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। अगर आपको वाकई को फ़ायदा हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अच्छा सा कमेंट किया करें। अल्लाह हाफिज़।